Hello and welcome to our weekly talk show, The Interview, and our special segment, Coffee on Sunday. She is the first woman from her party, the Jharkhand Mukti Morcha, to reach the Rajya Sabha. She grew up listening to taunts about her gender, and at one time she was actually scared of politics. An accomplished novelist turned politician, Dr. Mahua Majhi's moment was that one phone call from well-known writer Mahashweta Devi. Welcome to the show, Dr. Mahua Majhi, and thank you for being here with us. The first woman member from your party, the Jharkhand Mukti Morcha, who has reached the Rajya Sabha, how does it feel? देखिए, मैं एक हिंदी की लेखिका हूँ, तो मैं इंटरव्यू हिंदी में देना पसंद करूँगी। और हमारा झारखंड एक हिंदी प्रदेश भी है, तो हमारे क्षेत्र के लोग भी मुझे सुनना पसंद करेंगे आपके साथ। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी पार्टी ने मुझे वहाँ भेजा जब, और वाकई मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं मूल रूप से एक लेखिका हूँ, एक उपन्यासकार हूँ, और हर लेखक, हर साहित्यकार का ये सपना होता है कि वो राज्यसभा भी पहुँचे। यहाँ एक पॉलिटिशियन की तरह तो काम कर ही रही हूँ, अपने स्टेट का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, साथ ही मुझे लेखकों के लिए भी, बुद्धिजीवियों के लिए भी बहुत कुछ करने का सौभाग्य मिल रहा है। मुझे लगा कि हर लेखक, हर साहित्यकार या जो साहित्य से जुड़ा है वो राजनीति से दूर रहता है, और आप कह रही हैं कि हर लेखक या लेखिका का सपना होता है कि वो राज्यसभा पहुँचे। देखिए, राज्यसभा को पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं समझते हैं बहुत सारे बुद्धिजीवी। जो अभी पीटी उषा जी हैं, हरभजन सिंह जी हैं, तो खेल के क्षेत्र से लोग आते हैं और अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, लेखक भी आते हैं। तो उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी अचीव किया हुआ होता है, उस अनुभव का लाभ वो जनता को देना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से मैं एक आदिवासी बहुल क्षेत्र से आ रही हूँ और उनकी आवाज़ बन रही हूँ, उनके प्रॉब्लम्स को उठा रही हूँ, उसी तरह से जो साहित्य के क्षेत्र में है, उनका विकास भी ज़रूरी है, उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। तो ये सारी आवाज़ें मैं वहाँ उठा सकूँ, इसलिए मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत खुशी है, और मैं अपनी पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बट देयर वाज अ टाइम व्हेन यू वर स्कैर्ड ऑफ पॉलिटिक्स, और आपका अपना कहना है कि आप पॉलिटिक्स से बहुत डरती थी। दूसरी बात, जो आपने राज्यसभा की बात की कि लोग राज्यसभा को पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं मानते, साहित्यकार, प्रॉबेबली ये बात शायद किसी हद तक ठीक है, बट एट द सेम टाइम आपने तो अपनी एंट्री पॉलिटिक्स की इलेक्शन लड़के की थी, एमएलए का इलेक्शन, जो ऑफ कोर्स आप अनफॉर्चुनेटली हार गई। मेरी एंट्री पॉलिटिक्स में विमेंस कमीशन के चेयरपर्सन के रूप में हुई थी। उसके अलावा मैं एक लेखिका हूँ, और लेखन के लिए और फील्ड वर्क के लिए मैं हमेशा इंटीरियर में जाती रही हूँ और काम करती रही हूँ आदिवासियों के लिए, गरीबों के लिए। तो उस दौरान मुझे ऐसा लगा, जब मुझे विमेंस कमीशन में चेयरपर्सन बनने का मौका मिला, तो मुझे लगा कि ये मौका है जब कोई पत्रकार, साहित्यकार या कोई रिसर्च स्कॉलर कुछ कर सके अपने हाथों से, क्योंकि सिर्फ लिख देने से वो काफ़ी नहीं है। तो मैंने उनके लिए बहुत काम किया, हर तबके के लिए काम किया, और तब जाकर मैं ये राज्यसभा पहुंची या पॉलिटिक्स में आई। तो इसलिए रास्ता कोई भी हो, मंजिल तक पहुंचना ज़रूरी है। व्हाट अबाउट योर बीइंग स्कैर्ड ऑफ पॉलिटिक्स एट वन टाइम, जो आपने कहा कि मुझे पॉलिटिक्स से डर लगता है?
पॉलिटिक्स के प्रति गलत धारणा जैसे आम लोगों में होती है वैसे मेरी भी थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि काम करके भी पॉलिटिक्स में आ जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत गलत रास्ते अपनाने हो सकते हैं या छल कपट षड्यंत्र, तो मुझे इन चीज़ों से चिढ़ रही है। मैंने जब काम किया तो लोगों ने मेरे काम को पसंद किया और मेरी पार्टी ने मेरे काम को देखा। मुझे जो भी जिम्मेदारी मिली मैंने उसे अच्छे से निभाने की कोशिश की और मैं आज यहाँ पहुँची हूँ। तो इसके लिए मैं उन पारखी निगाहों को धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने मेरे काम को देखा और मुझे यहाँ आने का मौका दिया। उन पारखी निगाहों ने आपके काम को देखा, फिर भी जब आप ऑन ग्राउंड इलेक्शन लड़ी एमएलए का 2 बार, 2014 और 2019 में, तो दोनों टाइम आप हार गई। सो फ्रॉम अ सक्सेसफुल राइटर टू अ फेल्ड पॉलिटिशियन, इफ आई मे यूज द टर्म, टिल यू केम टू राज्यसभा, हाउ वाज दैट? मुझे पार्टी ने टिकट दिया था राजधानी रांची से और आपको पता होगा कि लगभग 50 साल से वो भाजपा का गढ़ है और मुझे जिनके खिलाफ टिकट दिया गया था वो 6 बार के एमएलए रह चुके थे और बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं। और वो जिस समय मैं चुनाव लड़ी इस बार 2019 में, तो वो उस समय वो वहाँ के नगर विकास मंत्री भी थे, पूरा प्रशासन उनका था। और हम लोग छोटी पार्टी से आते हैं, रीजनल पार्टी से, हमारे पास ना ऐसे पैसे थे उनकी तुलना में कि हम खर्च करें, हमारे पास ना तो उस तरह का संगठन था कि हमारी पार्टी जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों की पार्टी मानी जाती है। व्यापारी वर्ग रीजनल पार्टी में कम ही होते थे, आपको पता है, क्योंकि वो भाजपा के वोटर्स रहे हैं। तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा टफ सीट था और वहाँ जब मैंने इस बार सिर्फ 5300 वोट से मैं पीछे रह गई, तो इसको लोगों ने हार नहीं कहा, इसको लोगों ने जीत कहा, लेकिन हमने उन्हें टक्कर दी, इसलिए इसे आप हार ना कहें, ये मेरे लिए जीत है। 2 बार आप शपथ नहीं ले सकी और तीसरी बार जब आपने शपथ ली तो आपने राज्यसभा में शपथ ली, तो कैसा लगा? देखिए, राज्यसभा का शपथ लेते समय मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हुई, क्योंकि एक ऐसे सपने का सच होना था जिसे मैंने शायद देखा ही नहीं था। You grew up listening to taunts about coming from a family of daughters. जब आप बड़ी हो रही थी तो कटाक्ष कसा जाता था कि परिवार में सिर्फ लड़कियां हैं। तो वहाँ से आज तक का सफ़र। ये सच है कि हम लोग 3 बहनें हैं, मेरा कोई भाई नहीं है। तो लोग ऐसा कहते थे कि इनके घर में तो सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां हैं, बेटा नहीं है, वंश को कौन आगे बढ़ाएगा, इस तरह की बातें होती थी। अब जब मैं राज्यसभा में गई तो मेरी एक बुआ ने ये कहा कि अब तक हम लोग बचपन से ये ताना सुनते थे कि हमारे घर में कोई बेटा नहीं है, लेकिन हमारी बेटी ने जो किया वो किसी बेटे से कम नहीं बल्कि ज़्यादा ही है। तो उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई। इन योर ईयर्स ऑफ ग्रोइंग अप यू वर वेरी फिकल माइंडेड और घर पे सब कहते थे फोकस बिल्कुल नहीं है। तो कभी आप केमिस्ट्री पढ़ लेती थी, वहाँ से कभी आर्ट्स में चली जाती थी और आप खुद कहती थी कि आई वॉन्टेड टू डू एवरीथिंग। पढ़ाई के साथ साथ हमारे परिवार में चूँकि मैं बंगाली फैमिली से आती हूँ, प्रवासी बंगाली फैमिली से, तो यहाँ नृत्य, संगीत, नाटक, इनको भी काफ़ी महत्व दिया जाता है बचपन से। बड़े बड़े कलाकारों से मैंने उनको देख के मैं बड़ी हुई, सुनी, तो उस समय मन करता था कि मैं ये भी करूँ वो भी करूँ। तो मैंने क्लासिकल म्यूज़िक भी सीखा, मैं संगीत में रुचि थी ही, सीखा। मैं हवाइन गिटार अच्छा बजाती थी, वायलिन बजाने की कोशिश की और वो नहीं बजा। वो नहीं, हाँ, मेरे पापा बहुत अच्छा वायलिन बजाते थे, लेकिन मेरे से नहीं हुआ। उस समय हाथ बहुत छोटे थे, तो ऐसे करके मैं पकड़ नहीं पाती थी। तो फिर बाद में फिर शौक चेंज हो गया, शौक बदल गया, तो नहीं हुआ। फिर डांस ड्रामा, रविंद्रनाथ टैगोर वगैरह की जो डांस ड्रामा वगैरह हम लोग करते थे, लेकिन डांस भी मैं बहुत अच्छा नहीं कर पाई कभी। केमिस्ट्री भी पढ़ ली? जी, वैसे तो मैं साइंस की स्टूडेंट थी, फिर बाद में मैंने चेंज करके मैं सोशियोलॉजी में मैंने अपने मास्टर्स किए हैं। तो ऐसे करके मैं चेंज करती रही। पर आपको लगता था मैं सब कुछ कर लूँ? तो मुझे लगा ना कि किसी के पर्सनालिटी को बिल्डअप होने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है और अगर मौका मिले तो कर लेना चाहिए, कि हर जगह से हम लोग कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। साहित्य से सियासत का सफ़र, फ्रॉम लिटरेचर टू पॉलिटिक्स, टेल मी अबाउट द ट्रांजिशन. How did you handle it? What were the challenges? What were the roadblocks? एक साहित्यकार के रूप में ही मुझे पहचान मिली। उसके बाद एक सोशियोलॉजिस्ट तो मैं थी ही,
इसलिए फील्ड वर्क करने का बहुत अवसर मिला। लेकिन जब मैं फील्ड में जाती थी और काम करती थी उन आदिवासियों के लिए, उन पीड़ितों के लिए जो माइंस में और हर जगह प्रताड़ित ही होती थी, कई बार हेल्थ इश्यूज़ आते थे, तो उनको लगता था कि हमारे पास आई हैं तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए कुछ करेंगी। तो मेरे मन में उस समय ये बात आई कि कभी अवसर मिला तो मैं उनके लिए काम ज़रूर करूँगी। तो उसी दौरान मुझे जब झारखंड में विमेंस कमीशन में चेयरपर्सन बनाया गया, तो मुझे लगा कि अब मुझे मौका मिला है उनके लिए काम करने का। कुछ समय के लिए लेखन मेरा छूट गया और जो नॉवेल मैं शुरू की थी लिखने के लिए उस दौरान, वो मैंने रुक गया बहुत दिनों के लिए। पर आपको तब ये लगा था कि द कमीशन डज नॉट हैव टीथ और वहाँ कुछ हो नहीं सकता, तो इसलिए पॉलिटिक्स ज्वाइन करें। सो कैन आई टेक इट देन दैट यू जॉइंड पॉलिटिक्स फॉर पावर? हाँ, ऐसा है कि विमेन कमीशन में काम करते करते मुझे ऐसा फील हुआ कि हमारे पास पावर्स कम है, क्योंकि जितनी आवश्यकता उन्हें है इंफ्रास्ट्रक्चर की, उन महिलाओं को उनके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, तो सिर्फ हम उनके साथ उनके केसेस सॉल्व करके उनके सारे प्रॉब्लम्स दूर नहीं कर सकते। उसके लिए हमें पॉलिटिक्स में आना ज़रूरी होता है। तो जब मुझे पार्टी ने अपने यहाँ पर ज्वाइन कराया और इलेक्शन लड़ने के लिए कहा, तो शुरू में मैं सोची थी करूँ ना करूँ, फिर लगा कि नहीं, अगर पावर में आना है, अगर काम करना है समाज के लिए, सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, बच्चों के लिए, तमाम लोगों के लिए अगर काम करना है तो हमें पावर चाहिए, पॉलिटिकल पावर, ताकि हम विधानसभा में बैठकर उनके लिए पॉलिसी बना सकें। पॉलिसी मेकर होना ज़रूरी है। आपका एसोसिएशन, आपकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा से काफ़ी पुराना है। योर एसोसिएशन गोज़ बैक सेवरल ईयर्स। Since when have literature and politics gone hand in hand? Isn't there a contradiction? क्योंकि साहित्य और राजनीति कभी भी साथ नहीं चले। वो शायद सरस्वती और लक्ष्मी की तरह का रिलेशनशिप है। आपका सवाल बहुत अच्छा है और आपके सवाल को सुनकर मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि जिस समय मैं बहुत ज़्यादा सक्रिय थी राजनीति में, उसी दौरान BHU से, बनारस में BHU से मुझे इनविटेशन मिला ट्राइबल लिटरेचर पर, वहाँ पे बोलना था मुझे। तो काफ़ी विद्वान बैठे थे वहाँ, तमाम लोग आए थे बाहर से भी, और मंच पे मैं थी और वहाँ की एक सीनियर प्रोफेसर थी, मेरे से 1 to 1 बातचीत कर रही थी लिटरेचर वगैरह को लेकर। तो उसी समय स्टूडेंट से भी बोला गया, या जो बैठे थे सामने, कि आप लोग भी सवाल कीजिए मैडम से। तो उनमें से किसी ने मुझसे पूछा कि मैम, आप एक साहित्यकार हैं, तो आप राजनीति में क्यों चली गई? तो मैंने उनसे ये कहा कि क्या साहित्य में राजनीति नहीं है? तो राजनीति तो हर जगह है। तो अगर साहित्य में राजनीति है और उसे हम हैंडल कर रहे हैं, तो राजनीति में आकर राजनीति को क्यों नहीं हैंडल कर सकते? और एक कहावत भी है कि बिजी पर्सन्स हैव टाइम फॉर एवरीथिंग एंड लेजी पर्सन्स हैव टाइम फॉर नथिंग। तो जो बिजी है वो हर चीज़ के लिए समय निकाल सकता है। पावर पॉलिटिक्स की बात जब हम कर रहे थे, आपने एंटर किया राज्यसभा से। इन दैट सेंस, डोंट यू थिंक इट इज़ अ काइंड ऑफ अ बैकडोर एंट्री इनटू पावर पॉलिटिक्स? बैकडोर एंट्री तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि हमारी छोटी पार्टी है, रीजनल पार्टी है, और रीजनल पार्टी में हम लोगों को बहुत महत्व दिया जाता है। हम लोगों ने बहुत आंदोलन किए, धरना प्रदर्शन, रैली, वो सब इतना ज़्यादा पॉलिटिकल है कि उसको आप बैकडोर नहीं कह सकते हैं। तो मैं कितना फील्ड में रहती हूँ और कैसे लोगों के लिए काम करती हूँ, वो देखने के बाद कभी आप ये नहीं कहेंगे कि ये बैकडोर पॉलिटिक्स है। मैं ड्राइंग रूम में बैठकर वहाँ से उठ के नहीं आई हूँ, मैंने क्षेत्र में काम करके ही तब मैं यहाँ पहुँची हूँ। आप बंगाली हैं, बांग्ला भाषी हैं, बट आप हिंदी में लिखती हैं। वाई डोंट यू राइट इन योर ओन लैंग्वेज? और हिंदी में लिखना कब, कैसे और क्यों शुरू हुआ? देखिए, हम लोग प्रवासी बंगाली हैं और ये पूरा झारखंड, बिहार, बंगाल, ये सब बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा रहा है। तो ऑटोमेटिकली सारे लोग पहले फैले हुए थे, और अब क्या हुआ, उसमें से कुछ पोर्शन का नाम अलग हो गया, बिहार बन गया, बिहार से फिर झारखंड बन गया, हम लोग तो वहीं के वहीं रह गए ना। तो लेकिन वो चूँकि हिंदी भाषी क्षेत्र है और वहाँ पे स्कूल्स वगैरह जो हैं वो वहाँ हिंदी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, इसलिए हमारी हिंदी ज़्यादा स्ट्रांग है। ये देखिए, लैंग्वेज पर तो किसी का भी कमांड हो सकता है। एन गुगी वा थेंगो, ये जो है वो इंग्लिश के प्रोफेसर थे, लेकिन उन्होंने लिखा अपने लैंग्वेज में, है ना। तो गाब्रियल गार्सिया मार्केज़, वो भी। तो ऐसे करके मुझे लगता है कि हर लेखक को उसी लैंग्वेज पे लिखना चाहिए। महाश्वेता देवी, वो भी इंग्लिश पढ़ाती थी, लेकिन उन्होंने बांग्ला में लिखा, उनका सारा लिटरेचर बांग्ला में है। That one phone call from Mahashweta Devi, which you cherish
and which is still a very treasured moment. Tell me about that. देखिए, महाश्वेता देवी जी मेरी प्रेरणा स्रोत हैं और वो लिविंग लेजेंड भी हम लोग उनको मानते हैं, सभी मानते हैं। एक दिन अचानक मैं जब मरंगोड़ा नीलकंठ हुआ, मेरा जो दूसरा उपन्यास है आदिवासियों पर, ये आया, उसके कुछ समय बाद एक दिन आफ्टरनून में मेरे पास एक फ़ोन आया और वो बांग्ला में बोली कि महुआ आमी महाश्वेता देवी बोलछी, तो काँपा काँपा गला। मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये क्या बोल रही हैं, कोई और होगा। फिर दोबारा मैंने पूछा जी कौन, फिर दोबारा अपना नाम ली, तो मैं तो बहुत ही सरप्राइज्ड हो गई। फिर बोली मैं तुम्हें खूब भालो उपन्यास लिखेछो, मतलब तारीफ़ की। फिर बोली कि मैंने आपकी तुम्हारे लिए, बांग्ला में बोली, मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिखा है, मैं पढ़ के सुनाऊँ। और उन्होंने अपने लेटर को, जो उन्होंने मेरे लिए लिखा था, उसको उन्होंने पूरा पढ़ के सुनाया। वो इंग्लिश में ही था लेकिन पढ़ के सुनाया, और उसमें उसका लास्ट लाइन था, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉवल रिटन ऑन ट्राइबल्स। तो ये सुन के तो मैं बिल्कुल, मैं क्या बताऊँ, मुझे चाहे कितना भी बड़ा अवार्ड मिल जाए, बाद में कई अवार्ड्स मिले मुझे, लेकिन ये मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड था। Dr. Mahuma ji, thank you very much. Thank you for your time and thank you for taking us through your journey. थैंक यू सो मच।